Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे रियल नंबर्स, और जितना कम टाइम में हो सके करेंगे। पूरा चैप्टर कवर करेंगे न्यू सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ें डिलीट भी हुई है तो मैं वो वाली चीज़ों को नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं चैप्टर पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, रियल नंबर्स में सबसे पहली चीज जो आती है वो है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में बात करता है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, जैसे 2, 3, 5। ये क्या है? प्राइम नंबर। बट 6 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर जो प्राइम ना हो उसको बोला जाता है, और प्राइम नंबर जो अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहां पर बात करता है कि हर नंबर को हम लोग उसके प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग फैक्टर ट्री बोलते हैं। जैसे यहां पर आपको दिखेगा, हमने एक नंबर लिया 1176। अगर आप इसको ब्रेक करना स्टार्ट करोगे तो जैसे सबसे पहले 2 और दूसरा नंबर क्या बना? 588। ठीक है, अब 588 को फिर हमने ब्रेक किया 2 इंटू 294, फिर इसको ब्रेक किया 2 इंटू 147, फिर 3 इंटू 49, फिर 49 को 7 इंटू 7। अब आप ये देखो 2, 2, फिर अगेन 2, 3, 7 एंड अगेन 7। ये आ गए इसके प्राइम नंबर्स। इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 1176। तो ये कहता है कि हम लोग हर नंबर को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि लास्ट में सिर्फ प्राइम नंबर्स बचेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि 20 है, अब 20 अपने आप में तो प्राइम नंबर नहीं है। इसको अगर हम ब्रेक करें 2, 10, अब फिर 2, 5, अब ये 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 20 क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5। या अच्छा, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 5। बात तो वही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? फैक्टर ट्री। समझ में आई आप लोगों को बात? तो यहां पर नीचे आपको फैक्टर्स ऑफ 1176 लिखे हुए हैं, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर। हम हर नंबर को उसके प्राइम के प्रोडक्ट से दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो फैक्टर ट्री में हम यही काम करते हैं। इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ओनली ऑर्डर कैन चेंज। ये कह रहा है फैक्टराइजेशन तो यही रहेगा, ऑर्डर जरूर बदल सकता है। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल है हम 30 का अगर फैक्टर ट्री बनाना हो तो 2, 15, अब 15 में 3 और 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन हो सकता है दूसरा कोई आदमी करे तो वो 30 पहले कहे 3, फिर 10, फिर 2 और 5, तो वो 3 इंटू 2 इंटू 5 बोलेगा। तो चाहे 2 इंटू 3 इंटू 5 बोलो या 3 इंटू 2 इंटू 5 बोलो। समझ में आ गया? ऑर्डर चेंज हो सकता है, फैक्टराइजेशन ये यूनिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 5th है। इसी तरीके का एक एग्जांपल भी गिवन है, तो दोनों कवर हो गए। चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कहता है 6 की पावर अगर हम n, क्या कोई n की ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे जो आंसर आए जब हम इसको एक्सपेंड करें, ठीक है, वो 0 से एंड हो रहा हो। ठीक है, जैसे 20, 30, 40। तो क्या कोई n की ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे जो आंसर निकल कर आए उसके एंड में 0 आ रहा हो? अब ये आपने पहले की क्लासेस में एक चीज पढ़ी हुई होगी कि अगर कोई वैल्यू 0 से एंड हो रही है तो वो 5 से जरूर डिवाइड होगी। ठीक है, ये बात आपको पता है, वो 5 से जरूर डिवाइड होगी। जैसे 50 5 से डिवाइड होगा, 2000 उसमें भी 0 है लास्ट में, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी अगर नंबर निकल के आए जिसके एंड में 0 हो, वो 5 से जरूर डिवाइड होता है। अब 6n को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n। अब इससे पता चल रहा है कि इसके जो फैक्टर्स है वो 2 और 3 है। n की कोई भी पावर हो, बस यही बार बार बढ़ते रहेंगे। भाई अगर 1 है तो 2 इंटू 3, 2 है तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, मतलब वो 2 बार आ जाएगा। 5 तो कहीं से भी नहीं आएगा उसका फैक्टर।
अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा इसका मतलब उसका फैक्टर 5 है ना। जैसे मैं कहूं कि 20 के फैक्टर्स 2, 2, 5 है, इसका मतलब ये तीनों नंबर से 20 डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, तो वही चीज है 2 × 3 रेज़ टू द पावर n अगर हम कह रहे हैं तो इसमें फैक्टर सिर्फ 2 और 3 है, 5 तो कहीं है ही नहीं, तो 5 से कैसे डिवाइड हो सकता है। इस वजह से ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता। तो यहां पर वही बता रखा है, सो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3 ओनली, देयरफॉर फॉर एनी पावर ऑफ 2 and 3 द नंबर विल नेवर एंड विद 0। फॉर इट टू एंड विद 0 द फैक्टर शुड बी 2 and 5, क्योंकि 0 से एंड होने वाला नंबर 2 और 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, लिखा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम आपको पता है क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैंने यहां पर 20 and 30 ये दो नंबर लिख रखे हैं, हमसे कोई कहे कि इसका एलसीएम बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ बताओ। एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करना पड़ता है, सब चीजें उठानी है आपको। जैसे 20 का क्या है 2 स्क्वायर इंटू 5, यहां पर 30 का क्या था 2 × 3 × 5। ठीक है, ये यहां लिख लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 30 = 2 × 3 × 5। हमसे कोई कहे कि इसका एलसीएम निकालो 20 and 30 का, तो कैसे निकालेंगे। देखिए एलसीएम होता क्या है, सबसे छोटी ऐसी वैल्यू जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, सबसे छोटी ऐसी वैल्यू जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर्स उठानी है आपको। जैसे यहां पर 2 स्क्वायर है, यहां पर 2 है, तो 2 स्क्वायर, ठीक है, ये चीज याद रखना, इंटू 5 इंटू। अब देख लो कोई ऐसा नंबर नया आ रहा हो जो ऊपर कवर नहीं हुआ, वो ले लो। 2 ऑलरेडी कवर हो गया, 3 नहीं हुआ था, वो भी आएगा, 5 ऑलरेडी कवर हो गया। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तो जो कॉमन हो सिर्फ वो लेना है। 2 स्क्वायर यहां पर 2 है, तो 2 कॉमन है पहले, तो फिर 5 कॉमन है, तो 2 × 5। समझ में आया। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 60, और ये आ गया 10। अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करें तो कितना आ रहा है 60 × 10 600। अच्छा, अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें ए और बी को 20 × 30 तो भी कितना आ रहा है 600। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला बन गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। समझ में आ गई बात, छोटी सी चीज है। ठीक है, ये हमने सॉल्व करके दिखाया अपने प्राइम फैक्टर से। पहले आप इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ले आना दोनों को, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो, या फिर क्वेश्चन का एक तो आप प्राइम फैक्टर से निकालो, दूसरा फॉर्मूले से निकालो। तो एक अगर आ गया, जैसे एलसीएम अगर आ गया तो एचसीएफ तो निकल जाएगा ना इस वाले फॉर्मूले में पुट करके, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। समझ में आई बात। तो देखो यही क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3rd है ये। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 17, 23 and 29 बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके निकालना है। पहले तीनों को अपने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखा दिया। अब एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर्स उठानी है, 1 × 17 × 23 × 29। ठीक है, जो चीजें नई आती रहेंगी नंबर में, अगले अगले नंबर में, वो सब मल्टीप्लाई करते चलो। कॉमन वाला तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में उठाना है कि तीनों में क्या कॉमन है। तीनों में तो सिर्फ 1 कॉमन है, तो एचसीएफ 1 आ गया। लेकिन एलसीएम सबकी पावर ले लेगा कि उसके पास 2 × 3 है, दूसरे के पास 2 × 5 है, तो 2 तो ले ही लिया था, × 3 ले लिया था। अब इसके पास नया क्या है 5, तो वो भी ले लो। समझ में आई बात, जैसे मैंने यहां पर ये दिखाया आपको करके। अगला क्वेश्चन वही है जो मैंने यहां पर आपको करके दिखाया, बस नंबर अलग है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के दिखाओ। तो पहले आप इसको प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बना लोगे फैक्टर ट्री की तरह, इस तरीके से। फिर इसमें एचसीएफ जो भी कॉमन आएगा वो निकाल दोगे। एलसीएम के लिए फॉर्मूला लगा दोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में एक ट्रिक क्या है, जब भी कोई चीज मिनिमम निकालनी हो कि कम से कम वाली, तो एलसीएम निकालना होता है। जब कोई चीज मैक्सिमम निकालनी हो तो उसमें एचसीएफ निकालना होता है। जैसे आप यहां पर देखो, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उसको पूरा कवर करने में। 18 मिनट में वो जहां से स्टार्ट करती है वहीं पर वापस पहुंच जाती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को 12 मिनट लगते हैं, वो थोड़ा जल्दी चलता है तो 12 मिनट लगते हैं पहुंचने में, पूरा राउंड कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड पॉइंट। सेम टाइम पर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में ही चलते हैं, एक जगह से चलते हैं और चलना शुरू करते हैं। लेकिन एक के स्टेप्स थोड़ा ज्यादा, एक ज्यादा तेज चलेगा रवि क्योंकि वो 12 मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है, और सोनिया 18 मिनट में पहुंचती है तो वो स्लो चलेगी। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वापिस वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापिस कब मिलेंगे। देखिए, हमें कम से कम टाइम में बताना है कि मिनिमम टाइम कब कितना लगेगा उनको वापिस वहीं पर पहुंचने में। तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। समझ में आ गया। तो 18 और 12 का एलसीएम आया 36। अब 36 देखो, एलसीएम क्या होता है, वो नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। 18 और 12 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, वो सबसे छोटा नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो वो सबसे छोटा आया 36 कि 36 मिनट में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही। आ गई बात। किसी चीज में मैक्सिमम निकालने को आए तो उसमें आप लोग क्या करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सिंपल सी थ्योरम है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये कहते हैं अगर a स्क्वायर से p डिवाइड हो रहा है तो a से भी p डिवाइड होगा। जैसे अगर हम कहें 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 से अगर 5 डिवाइड हो रहा है तो कह रहे हैं 15 से भी 5 डिवाइड होगा। अगर 15 के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 15 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो ये एक थ्योरम है। ये कहाँ काम आएगी, ये जो हम इर्रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं उसमें काम आएगी। अब ये इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बट कोई बात नहीं, रिकॉल करते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, और जो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे वो सब क्या है, इर्रेशनल नंबर। हो सकता है आपको लगे वो तो किसी को भी कर लो, p/q में नहीं हो सकते। जैसे आप √3 को करके देख लो, √3 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1.7320 ऐसे चलता रहेगा आगे तक। तो पहले वो खत्म हो तब तो आप उसको p/q में एक्सप्रेस कर पाओगे, बट वो अगर चलता ही जा रहा है तो कैसे एक्सप्रेस होगा। समझ में आया। तो इस वजह से √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो p/q की फॉर्म में जो एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे यहां पर एक है, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। ये अपना एग्जाम्पल 9 है एनसीईआरटी का। हमें प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है। देखिए, ये जो प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा कि इसको प्रूफ करो कि इर्रेशनल है, फ्री के मार्क्स हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना आपको। इसमें करना क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि चलो मान लेते हैं, इन्होंने क्या कहा, इरेशनल प्रूफ करो, तो हम कहते हैं चलो ठीक है मान लेते हैं ये रैशनल है। एक बार को इनकी बात नहीं समझते, इसको रैशनल मान लेते हैं। अब रैशनल माना तो √3 किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, p/q। तो देखिए एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। लेट √3 बी ए रैशनल नंबर। तो सो √3 इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसमें एक चीज होती है, पहले आप समझ लो उसको। पहले जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा, a/b, तो हो सकता है r/s एक वैल्यू आए, √3 एक्सप्रेस तो हो ही सकता है क्योंकि हमने रैशनल माना है। तो r और s एक वैल्यू निकल के आई। अब ये जितना कट सकता है इसको काट लो, ठीक है, जितना कट सकता था इसको काटने के बाद वैल्यू बच गई a और b। अब ये को प्राइम हो गए, मतलब इनके और कोई फैक्टर नहीं है खुद के और 1 के अलावा। को प्राइम मतलब प्राइम का पेयर, प्राइम नंबर्स का पेयर है ए और बी। समझ में आई बात। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, √3 को r/s मान लिया कि ये है।
अब इसको काट सकते थे तो काटो जितना काटना है। इसके बाद लास्ट में क्या बच जाएगा भाई, कहीं तो रुकेगा कि कटने से, ठीक है। जैसे 3/2 आ जाए तो वो अब उसके आगे नहीं कट सकता, बट अगर 6/2 था तो वो कटता रहेगा। a/b में पहुंच गया। अब a और b को प्राइम नंबर हो गए और b की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। b को सामने वाली साइड पर ले गए तो b√3 इक्वल टू a। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो 3b² इक्वल टू a², ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करके हमें क्या वैल्यू मिल गई, 3b² इक्वल टू a²। अब a² इसका मतलब क्या है, डिविजिबल है 3 से। देखिए कोई b की वैल्यू अगर आएगी, कोई भी वैल्यू लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, b का स्क्वायर निकालेंगे, इंटू 3 करेंगे, फिर सामने a² की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो भी a² की वैल्यू निकल के आएगी, आप समझ रहे हो बात को, वो 3 से तो डिवाइड होने वाली होगी, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके ही तो निकाली है, तो 3 से तो डिवाइड हो ही सकती है ना। तो a² इज डिविजिबल बाय 3, और अगर a² डिविजिबल बाय 3 है तो a भी डिविजिबल बाय 3 है, अभी थ्योरम पढ़ी थी, है ना। तो therefore a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। चलो, तो वी कैन राइट a इक्वल टू 3c। देखिए हमने क्या माना है कि a 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो साथ में भी तो कोई और नंबर हो सकता है। अब जैसे 15, वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 15 में क्या है, 3 इंटू 5 भी तो है, इंटू 5 भी है ना साथ में, इसलिए हमने कहा कि a इक्वल टू 3c मान लेते हैं। 3 से डिवाइड हो सकता है, वो तो ऊपर ही पता चल गया। इंटू में भी कुछ नंबर होगा, 3 इंटू c, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, फॉर सम इंटीजर c। अब इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। 3b² इक्वल टू 9c²। हमने क्या किया, a की वैल्यू 3c ली थी, उसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। ऊपर इक्वेशन क्या थी, 3b² इक्वल टू a²। a को क्या माना है, 3c, तो 3c का स्क्वायर, 3b² इक्वल टू 9c²। अब इसको सॉल्व करते हैं, b² इक्वल टू 3c², b² इसका मतलब डिविजिबल। अब b² की वैल्यू क्या आ गई, 3c²। तो कुछ भी c की वैल्यू लेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो b² के बराबर होगी। इसका मतलब b² 3 से डिविजिबल तो है, क्योंकि उसको ही मल्टीप्लाई करके वो बनाया नंबर, है ना। अगर b² है तो b भी है, वो थ्योरम पढ़ी थी अभी। b² इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। ऊपर देखा था कि a 3 से डिवाइड हो सकता है, अभी यहां पर देखा b भी हो सकता है, तो दोनों के फैक्टर 3 तो आ ही गए। लेकिन हमने क्या करा था, यहां याद करो, √3 को a/b में लिख दिया था कि अब ये और इसके बाद नहीं कर सकते, ये लास्ट है, ये को प्राइम हो गए, ठीक है। और को प्राइम क्या होते हैं, जिनका अपने नंबर और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। तो वो हमारी एजम्पशन तो गलत हो गई, मतलब ये तो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात। ऊपर हम ये कह के आ रहे हैं ये को प्राइम है, नीचे कह रहे हैं कि a भी 3 से डिवाइड हो सकता है, b भी हो सकता है, दोनों के फैक्टर एक और नया निकल के आ गया 3। तो फिर हम तो ऊपर कह रहे थे ये अब और आगे नहीं कट सकता। ये सब गलती क्यों हो रही है, क्योंकि हमने जो एजम्पशन ली है कि ये रैशनल है वही गलत है, ये रैशनल है ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रूव होता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime. This has arisen because of our incorrect assumption that √3 is rational. Thus, √3 concludes to be an irrational number. तो √3 एक irrational number कहलाएगा। समझ में आई बात? देखिए √2, √3, √5 अगर आते हैं तो इसको तो ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन उनके साथ कोई और नंबर आता है, ठीक है। जैसे आप अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये प्रूव करो। मैंने आपको क्या बताया, फिर से बोल रहा हूं, जैसे √2, √3, √5 ऐसे कुछ आए तो उसको तो पूरा करके दिखाना है, जैसे मैंने अभी यहां पर करके दिखाया था। लेकिन अगर उसके साथ कुछ और नंबर आए तो उसमें आपको किस चीज की मदद ले लेनी है कि भाई हमें ये ऑलरेडी पता है, ये फैक्ट बना लो कि √2 तो होता ही इरेशनल है, √3 होता ही इरेशनल है, √5 होता ही इरेशनल है। इसको आप वो बना लो फैक्ट, और उसको यहां पर यूज करो। नहीं समझ में आया तो देखो अब क्या कह रहा हूं मैं, जैसे प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये हमारी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 है।
प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर। तो 3 + 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं। 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू -3। आगे सॉल्व किया तो क्या निकल के आया, √5 इक्वल टू पी -3q बाय 2q। अब हमने ऊपर रैशनल नंबर माना हुआ इसको पूरे को, इसका मतलब p -3q बाय 2q रैशनल है, तो सामने जो √5 है वो भी रैशनल है। बट ये तो हमारा जो फैक्ट है कि √5 तो इरेशनल होता है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत ली थी कि ये नंबर रैशनल है। दिस कंक्लूड्स कि ये नंबर इरेशनल है। समझ में आई बात? इस तरीके से आपको ये प्रूफ करके दिखाना होता है। तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में पूरा रियल नंबर्स चैप्टर निपटा लिया। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जितना ज्यादा हो जाए। थैंक यू सो मच।